हेलो विद द गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं सौरभ मानवा एक्सप्लेनेशन के चैनल पर। और आज मैं एक नई मानवा को एक्सप्लेन करना शुरू करने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ इस वीडियो को 5 से 7 मिनट देखिए और उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट खुद मुझसे कमेंट में मांगने वाले हो। तो हमारी कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक जगह से होती है जहां पर एक बीस्ट लोक नाम का एक मॉन्स्टर टाइप का दिखने वाला आदमी चिल्ला रहा होता है कि इस इंसान ने हमारे यहाँ पर आने की गलती कर दी। हमारी जो जगह है बीस्ट लोक की, वो आम दुनिया से बहुत छिपी हुई है और इस आदमी ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो अब हम इसको मौत की सजा सुनाने वाले हैं। और वो यही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि हम इसको डिवाइन पनिशमेंट देने वाले हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डर चुका है और वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पर आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ आया कैसे, ये कौन सी दुनिया है, क्या सच में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब हमें 5 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सुयेशी को कोई बुला रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अरे जल्दी करो अगर तुमने खाना खा लिया है तो। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के टेंट का दरवाजा खोलता है और अंदर झांक के बोलता है, जहाँ पर हमारा सुयोशी खाना ही खा रहा होता है, और वो आदमी से बोलता है कि जल्दी करो हमें अंदर जाना है। हमसे पहले 2 टीम अंदर जा चुकी क्लीनिंग वाली, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हमें कोई भी अच्छा मटेरियल नहीं मिलेगा उस केव के अंदर से। और वो बंदा सुयोशी से बोलता है कि अब तो हमारे इस काम में बहुत सारे लोग आने लग गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम हीरोज हैं। और तभी इस बंदे को कोई आवाज लगाता है बाहर से, जो कि उनका ही साथी होता है, और वो उनसे बोलता है कि अरे जल्दी करो, हीरोज उस गुफा से बाहर आ रहे हैं, जल्दी करो। और वो आदमी खड़ा हो जाता है और हमारा सुयोशी भी जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाता है और वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं भी आ रहा हूँ। और वो सभी क्लीनर्स उस सी रैंक के डंजन के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये सी लेवल की केव है, लेकिन ये फिर भी मुझे इतनी ज्यादा चिलिंग लग रही है, मैं महसूस भी नहीं कर सकता कि ए रैंक या फिर एस रैंक का टेरर कैसा होगा। और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि एक अजीब बात है, यहाँ पर तो बहुत कम ही डार्किंग थे, तो सी रैंक की केव के अंदर से एक पैर बाहर आता है जो कि हीरोज का होता है। और हीरोज आते आते आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार हम तो इस बार बहुत ज्यादा लकी थे, हमें सारे रिवॉर्ड्स जो बिल्कुल आसानी से मिल गए। और हीरोज में जो लड़की थी वो उसकी बात से एग्री भी कर रही होती थी। और वहां पर खड़े वो क्लीनर वाले लोग जो कि उस गुफा की सफाई करने वाले हैं, बाद में हीरोज के निकलने के बाद वो हीरोज को देख रहे होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या यार, हीरोज कितने ज्यादा कूल हैं, काश हम भी इनके जैसे हीरोज बन पाते तो हम भी कितना ज्यादा पैसा कमा पाते। और उसकी ये बात सुनकर साइड वाला क्लीनर बोलता है कि अरे बड़बड़ाना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि तुम उस अवेकन टेस्ट में फेल हो गए, इसी कारण तुम हीरो नहीं बन पाए और हमारे साथ यहाँ क्लीनर बन गई हो। फिर उस क्लीनर टीम का हेड हीरो लड़की से पूछता है कि क्या अब हम अंदर जा सकते हैं अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो तो। और वो हीरो लड़की बोलती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोग जा सकते हैं अंदर। फिर हमें सुयोशी जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो बताता है कि जब हीरोज अंदर के डार्कलिंग को मार देते हैं तब हमारी टीम अंदर जाती है क्लीनर्स की, जिनको कॉमनली ट्रैश कलेक्टर भी बोला जाता है, और वो बचा कुचा सामान लेकर आते हैं बाहर, जिसको बेचकर वो लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। क्लीनर्स हीरो से बिल्कुल अलग होते हैं। मैं भी एक हीरो बनना चाहता था लेकिन मैं अवेकन टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं एंड में क्लीनर बन गया। और फिर सुयोशी और उनकी जो टीम है क्लीनर की वो उस केव के अंदर चली जाती है और वो देखते कि ये तो बहुत बड़ी केव है, और फिर ये चिल्लाकर बोलते कि जल्दी करो, ये गुफा 4 घंटे के अंदर बंद होने वाली है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है सफाई करने के लिए, तो जल्दी जल्दी लग जाओ और तुम्हें जितना सामान मिलता है और जितना उठा सकते हो उतना उठा लो। और ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग वहां पर सफाई करने लग जाते हैं और ढूंढने लग जाते हैं कि उन्हें कोई प्रेशियस आइटम मिल ही जाए। तभी हमारे सुयोशी को कुछ मिलता है और हम लोग देखते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक शील्ड का फ्रैगमेंट होता है, फिर कहीं कि एक शील्ड का टुकड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उनके जो टीम का हेड है वो उनको बोलता है कि वाओ, ये एक बहुत अच्छा साइन है, इससे तुम थोड़े से पैसे बना सकते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो माता पिता हैं वो आसमान से तुम्हें जरूर देख रहे हैं। और फिर से योशी रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस गुफा के डीप हिस्से में जाना चाहिए ताकि मुझे और भी अच्छे आइटम मिल सके। और उनका जो लीडर बोलता है कि ठीक है, हम सभी लोग 3.5 घंटे में यहीं पर मिलने वाले हैं तो भूल मत जाना। और सीओसी बोलता है कि ठीक है।
और फिर सुयोशी हमें बताता है कि उन्हें अच्छा सामान अक्सर गुफाओं के डीप हिस्सों में मिलता है, जहाँ पर कोई जाना नहीं पसंद करता। और फिर एकदम से हम लोग देखते हैं कि साढ़े 3 घंटे बाद का सीन, सुयोशी ने अपना बहुत मेहनत की लेकिन उसे कोई भी आइटम नहीं मिला होता और वो सोचता है कि ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है, मुझे सिर्फ एक शील्ड का सिंगल फ्रैगमेंट मिला है, इससे तो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले, इससे तो मैं अपनी बहन के मेडिकल खर्च का 1 दिन का खर्च भी नहीं दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी ढूँढना ही होगा। लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है कि हे! सुयोशी, तुम्हें पता है ना टाइम अप होने वाला है, तो जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का टाइम हो गया, बाहर आ जाओ। और सुयोशी बोलता है कि अरे हाँ, मैं बस हो ही गया मेरा काम, मैं आ ही रहा हूँ। और जैसे ही सुयोशी वहाँ से जाने लगता है, उसे दिखता है एक कुआँ और वो सोचता है कि मुझे इस कुएँ के अंदर से ट्रेज़र की स्मेल आ रही है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि एक गुफ़ा के अंदर ये कुआँ आखिर कर क्या रहा है? ये तो सूखा हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूएबल मिल सकता है। काश मुझे कोई ऐसा आइटम मिल जाए जो कि टूटा हुआ ना हो और जिसे बेचकर मैं अपनी बहन के 1 हफ्ते का मेडिकल खर्च दे सकूँ। और जैसे ही सुयोशी उस कुएँ के अंदर देखता है, तो उसको दिखाई देती है एक अंगूठी जो कि एक स्केलेटन के हाथ में होती है और वो बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। और उस रिंग को देखते ही सुयोशी एकदम से अंदर की तरफ उस कुएँ में उतर जाता है रस्सी बाँधकर उस अंगूठी को पाने के लिए। और वो सोचता है कि मुझे लगता है कि हीरोज़ ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए वो इसको पीछे छोड़कर चले गई। और जैसे ही सुयोशी उस अंगूठी को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोने की बनी होती है और ये बहुत ही रेयर आइटम होता है। और सुयोशी बोलता है कि आखिरकार मैंने कर ही दिखाया, मुझे एक रेयर आइटम मिल गया, हूहू। ऐसे आइटम बेसिकली बहुत ही कम स्टेटस बूस्ट देते हैं, लेकिन इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई यार, मज़े आ गई। और ये सोचकर सुयोशी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो सोचता है कि अभी के लिए मैं इस अंगूठी को अपनी उँगली में पहन लेता हूँ। बाद में मिस्टर नाकाज़ाटो से इसका जो प्राइस है, वो चेक करवा लूँगा और इसका लेवल भी। अभी बहुत जल्दी करके मुझे अपने साथियों के साथ रीग्रुप होना पड़ेगा। और जैसे वो उस अंगूठी को पहनता है, वो अंगूठी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चमकने लग जाती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो अंगूठी सुयोशी की उँगलियों में कांटे जमाने लग जाती है, एक तरीके से बेन 10 की घड़ी की तरह। मतलब वो अंगूठी अब उसके हाथ में फँसने लग जाती है, जिसकी वजह से सुयोशी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बोलता है कि ये क्या है यार? ये किस तरीके की रिंग है ये? बहुत दर्द हो रहा है मेरी उँगलियों में। और वो अपने हाथ को पकड़े हुए होता है। तभी उसके सामने एक नोटिफ़िकेशन आती है और उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि बाउंडलेस रिंग ने आपको अपने ओनर के तौर पे रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। अब से ये अंगूठी आपकी उँगली से नहीं निकाली जा सकती और इसकी ओनरशिप भी चेंज नहीं की जा सकती। बाउंडलेस पैसेज है वो शॉर्टली शुरू होने वाला है। और सीओसी सोचता है कि ये किसकी आवाज़ है? और एकदम से हम लोग देखते हैं कि उसके सामने एक पोर्टल सा खुलने लग जाता है सुयोशी के सामने और वो पोर्टल उसकी अंगूठी के अंदर से ही खुल रहा होता है और एकदम से करके सुयोशी को वो उसके अंदर खींचने लग जाता है और धीरे-धीरे करके सुयोशी को वो पूरा उस पोर्टल के अंदर ले जाता है। सुयोशी जाता-जाता बोलता है कि मेरी मदद करो मिस्टर नाकाज़ाटो। और ये आवाज़ नाकाज़ाटो को भी सुनाई दे देती है और वो सोचता है कि क्या? ये आवाज़ तो शायद से सुयोशी की थी ना? और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है और वो बोलता है वो थोड़ी देर पहले तो यहीं था, वो कहाँ चला गया? और उसका दूसरा साथी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो दूसरे एरिया को सर्च करने के लिए गया होगा। और फिर उन्हीं का दूसरा साथी बोलता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अनफॉर्च्यूनेटली वो कोई हीरो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी पूरी जी-जान से काम कर रहा है। चलो हम उसका थोड़ी देर और वेट करते हैं जब तक हमारे पास टाइम है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो रिंग सुयोशी को किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट कर रही होती है और बेचारा सुयोशी चिल्ला रहा होता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे। और वो उसको दूसरी दुनिया में ले जाती है। और अब सुयोशी हमें बताता है कि जब उसे होश आया था, तो वो वहीं पर था जहाँ पर वो कहानी की शुरुआत में था। वो बताता है कि जब उसको होश आया तो उसके सामने 20 लोग थे, जिन्होंने उसको कैप्चर कर रखा था और वो बात कर रहे थे कि इसको डिवाइन पनिशमेंट दी जाएगी। उसके सामने एक हथौड़ा रखा होता है, जिसके ऊपर बहुत सारी लाइटनिंग पड़ रही होती है और वो सोचता है कि डिवाइन पनिशमेंट का मतलब शायद यही होगा कि एक टेरिफाइंग लाइटनिंग स्ट्राइक मेरे ऊपर गिरेगी और मुझे मौत के घाट उतार देगी। फिर जो बीस्ट फ्लो का किंग होता है वो बोलता है कि शुरू करो अब। और फिर बीस्ट फ्लो का एक ही आदमी वो बोलता है कि आज हम यहाँ पर 3 सबसे बड़े मुजरिमों को सजा देने वाले हैं, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े क्राइम किए हैं। और वो बताता है कि पहले वाला तो वो है जिसने हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है एल्फ और ह्यूमंस के साथ, जो कि हमारी ही काइंड का है, जिसने हमारे साथ गद्दारी की होती है। और हम लोगों को दिखाया जाता है एक उन्हीं के जहाँ दिखने वाला बीस्ट लोग, जिसको सभी लोग गद्दार बोल रहे होते हैं और वो बोल रहे थे कितनी गलत बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इसको तो डिवाइन पनिशमेंट दो, इसको मौत के घाट उतार दो। और उस बेचारे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर वही आदमी बोलता है कि हमारे बीस्ट किंग की कमांड पर मैं इसे डिवाइन पनिशमेंट देने के लिए उस एरिया में फेंक दे रहा हूँ।
और फिर वो उसके पीठ पर लात मारता है और उसको इसी इलाके पर फेंक देता है जहाँ पर बहुत सारी थंडर लाइटनिंग हो रही होती है उस हैमर के पास, और वो बेचारा वहीं पर गिर जाता है। और हम लोग देखते हैं अगले ही सीन में उसके अंदर उसके ऊपर एक बहुत तेज लाइटनिंग आके गिरती है जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं मर जाता है। और हमें बताया जाता है कि डिवाइन हैमर के पास जो लाइटनिंग आती है उससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, कोई भी उस लाइटनिंग को झेल नहीं पाया है और वो मर गया है। और अब नेक्स्ट डिवाइन पनिशमेंट की बारी है। तो उस लोली ह्यूमन को लेकर आओ जिसने हमारी इस धरती पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। हजारों सालों में पहली बार एक इंसान ने हिम्मत की है कि वो 20 लोक की धरती पर कदम रखे। 20 लोक की धरती जो कि पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है हजारों सालों से। ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। हम इस इंसान को डिवाइन पनिशमेंट देके उसको मौत के घाट उतारेंगे। और हम लोग देखते हैं कि बेचारे सुयोशी को एक 20 लोग पकड़ के ला रहा होता है वहीं पर सजा देने के लिए, लेकिन वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं यार, मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तो मेरी बहन मेरा घर पे इंतजार कर रही है, मैं मरना नहीं चाहता। और उसकी कोई नहीं सुन रहा होता है, तभी वो उस 20 लोग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो बेचारा भाग नहीं रहा होता और वो सोचता है कि यार करीना का क्या होगा मेरे बिना, मैं तो हीरो बनना चाहता था। क्या सच में ये सब कुछ यहाँ पर ऐसे एंड होने वाला है? क्या मैं यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मरने वाला हूँ? मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन 20 लोग के सभी लोग बोल रहे होते कि तुम मॉन्स्टर, तुम मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 20 लोग के ऊपर हमला करने की? जल्दी से डिवाइन पनिशमेंट लो और राख बन जाओ। और वो लोग उसको डिवाइन पनिशमेंट वाले एरिया में फेंक देते हैं। लेकिन सुयोशी अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। और जैसे ही उसके ऊपर लाइटनिंग गिरने वाली होती है, वो उस लाइटनिंग को डोज कर लेता है। और जैसे वो उस लाइटनिंग को डोज करता है, सभी लोग जितने वहां पर खड़े होते हैं 20 लोग, वो लोग बोलते हैं कि क्या क्या इसने डिवाइन पनिशमेंट की लाइटनिंग को डोज कर लिया? क्या मैंने सब कुछ सही देखा है? और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और वो आदमी जिसने उसको वहाँ पर वो सज़ा दी होती है, वो भी शॉक होता है कि ये तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। ये तो ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा कि किसी ने डिवाइन पनिशमेंट की लाइटनिंग को डोज कर लिया है। और जो 20 लोग का किंग है, वो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और शॉक में होता है कि ये इसने कैसे कर लिया? और हमारा सुयोशी बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला, तुम लोग समझ गए ना? और वो चिल्ला रहा होता है सभी 20 लोग के ऊपर। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर दूसरी बिजली आकर लगती है और वो इस बार उसको शॉट कर जाती है। और वो बोलता है कि नो वे, ये नहीं हो सकता। और वो आदमी जिसने उसको सजा दी होती है, वो बोलता है कि हा हा, तुमने क्या सोचा था कि डिवाइन पनिशमेंट की लाइटनिंग सिर्फ एक ही बार स्ट्राइक करती है, दूसरी की वेट करो, समझ गए तुम? और उसको ऐसे देख कर वो सभी लोग बोलते हैं कि ये डिवाइन पनिशमेंट आखिरकार उसे मिल ही गई। और हम लोग देखते हैं कि उस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से श्रेयसी की पूरी जो बॉडी है वो बिल्कुल जल चुकी है और राख जैसी हो गई है। लेकिन वो फिर भी सोचता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और तभी जो उसकी अंगूठी है बाउंडलेस रिंग, वो चमकने लग जाती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि बाउंडलेस रिंग अभी डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम को शुरू करने वाली है। डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम जो है वो शुरू हो रहा है। और फिर उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि जो डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया और बॉडी रिपेयरिंग शुरू हो गई है। उसकी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी है वो ग्लो करने लग जाती है। और ये सब कुछ 20 लोग का राजा भी नोटिस कर लेता है कि क्या कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के साथ, ये कुछ तो कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि सुयोशी के ऊपर कंटिन्यूअसली जो बिजली वो है स्ट्राइक कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी उठ रहा होता है। जिसको उठता हुआ देखकर 20 लोग का वही आदमी जिसने उसको सजा दी होती है वो शौक हो जाता है कि क्या क्या ये आदमी अभी भी जिंदा है? और हम लोग देखते कि उसकी बॉडी रिपेयरिंग का जो काम है वो शुरू होने लग जाता है और सुयोशी धीरे धीरे करके उठ रहा होता है। लेकिन कंटिन्यूअसली उसके ऊपर जो डिवाइन पनिशमेंट है वो लग ही रही होती है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उसकी जो अल्टीमेट फिजिक है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रही होती है, जैसे 15%, 20% ऐसे करके। और ये सब कुछ देखकर 20 लोग के जितने आदमी वहां पर खड़े होते हैं, वो लोग बोलते कि व्हाट द हेल, यहाँ पर हो क्या रहा है? और वो लोग बहुत ज्यादा शौक में होते हैं। और वो बेचारा उठते उठते बोल रहा होता है कि कोई तो मुझे कॉल कर रहा है, मतलब कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। और फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है अपने टूटे फूटे शरीर के साथ। और धीरे धीरे करके उसकी जो बॉडी है वो रिपेयर होने लग जाती है। उसके अंदर एक स्किल भी इनपुट कर दी जाती है, डिवाइन आई नाम की। लेकिन वो बंदा अब चलता जा रहा है जिसकी तरफ से उसे आवाज आ रही होती है। और उसको ऐसा आगे बढ़ता हुआ देखकर वो लोग बोलते कि ये आदमी आखिर क्या कर रहा है? क्या ये डिवाइन हैमर की तरफ जा रहा है?
और उसका ऐसा जाता हुआ देखकर वही आदमी जिसने उसको सजा दी होती है, वो बोलता है कि डिवाइन किंग के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो डिवाइन हैमर के इतना नजदीक पहुंचा हो। और हम लोग देखते हैं कि सुयोशी के ऊपर अभी भी बहुत सारी लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही होती है, लेकिन जो सुयोशी की बॉडी है उसी बिजली को ऑब्जॉर्व करके अपनी बॉडी बना रही होती है। और वहां पर खड़े सभी 20 लोग के जो आदमी है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो 20 लोग का किंग होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एकदम से कि क्या ये आदमी उस डिवाइन हैमर को उठाने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि एकदम से वो जो हमारा सुयोशी है वो उस हैमर के पास जाता है और उसको हाथ लगाकर बोलता है कि क्या तुम ही हो जो मुझे बुला रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि उसके सामने एक और नोटिस आता है जिसमें उसका स्टेटस होता है द चोजन वन का। और हम लोग देखते हैं कि सुयोशी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी अल्टीमेट फिजिक 90% से बन चुकी है और वो उस हैमर को उठाने लग जाता है। और वो एक ही हाथ से उस हैमर को उठा देता है, जो सब कुछ ये देखकर 20 लोग के जितने आदमी वहां पर खड़े होते हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ये बंदा आखिर इसने ये किया कैसे। और हम लोग देखते हैं ओरा फार्मिंग। देखो भाई तुम एक बार सुयोशी को देखो, ये कितना ज्यादा बैडस लग रहा होता है। वो अपने से बड़े आकार के जो हैमर को है वो कैसे उठा रखा है और सभी लोग बहुत ज्यादा शौक में होते हैं कि इस बंदे ने आखिर ये कर कैसे लिया। तो फिर सुयोशी बोलता है कि डिवाइन हैमर तुमने मुझे बुलाया था ना, अब से मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि सुयोशी के हाथ में एक लाइटनिंग गिरती है और वो बड़ा सा जो हैमर था अब वो श्रिंक होके सुयोशी के हाथ में आ जाता है। और सुयोशी बोलता है कि आज से मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर उसके सामने नोटिस आ जाता है कि आपने एक्वायर कर लिया है डिवाइन हैमर को और आपका जो करंट लेवल है वो लेवल 3 है और जो अनलॉक पावर है डिवाइन हैमर की वो 0% है। ड्यू टू अनसफिशिएंट कैपेबिलिटी इसकी पावर को पूरी तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। इसका जो स्पेशल इफेक्ट है वो भी अननोन है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बनो और इसकी पावर का इस्तेमाल करो। और हम लोग देखते हैं वहां पर एक और इंसान होती है जो कि 20 लोग नहीं होती, इंसान नहीं कह सकते इसको, डेमी ह्यूमन कह सकते हैं। और वो भी सोच रही थी कि एक आम इंसान ने एक डिवाइन हैमर को उठा लिया, ये कैसे हो सकता है। और वो आदमी जिसने सजा दी होती है शिवशी को वो भी बोलता है कि एक मामूली इंसान ने डिवाइन हैमर को उठा लिया, इम्पॉसिबल, हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि हमारे पवित्र डिवाइन हैमर को कोई एक मामूली इंसान छुए। यहाँ तक कि हमारे बीस्ट किंग भी डिवाइन हैमर को नहीं उठा सकते, तो एक मामूली इंसान ने इसे कैसे उठा लिया। और ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि जो भी डिवाइन हैमर को उठा पाएगा वो बीस्ट फ्लोक का नया लीडर बनेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हुई है। फिर सुयोशी एकदम से अपने स्टेटस बार को खोलता है और वो सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन एकदम से मुझे थोड़ा सा ताकतवर फील हो रहा है। फिर वो अपने स्टेटस बार को देखता है और वो बोलता है कि ओह, मैं लेवल 3 पे पहुंच गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो देख ही रहा होता है और तभी उसके पीछे कोई एकदम से जंप करके आता है। एक ब्लैक सा ओरा होता है, लेकिन सुयोशी अभी भी सोच रहा होता है, अच्छा तो ये है डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम, जो आवाज मेरे दिमाग में इतनी देर से घूम रही थी। अब समझ आया मुझे। अभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे कोई आदमी आकर एकदम से खड़ा हो जाता है और वो यही आदमी होता है जिसने उसको ये डिवाइन पनिशमेंट की सजा सुनाई होती है। और वो बोलता है कि डैम ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिवाइन हैमर को अपने इन गंदे हाथों से टच करने की। हाँ, और उसको वहां पर ऐसे देखकर 20 लोग के बाकी आदमी बोलते हैं कि ये तो हमारे ग्रेट जनरल र्यूगा है। वो जरूर से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे कि एक डिवाइन हैमर को एक मामूली इंसान चूज करे या फिर कहें कि टच करे। और वो बोलते कि हाँ, हमारी मदद कीजिए हमारा प्राइड वापस पाने में। और वो ग्रेट जनरल र्यूगा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरीके की ट्रिक इस्तेमाल की है डिवाइन पनिशमेंट से बचने की और यहाँ तक डिवाइन हैमर को उठाने की भी, लेकिन मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ कि इस हैमर को वहीं रख दो और अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो, वरना मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि सुयोशी के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुम्हारे पास एक स्किल है डिवाइन आई नाम की, जिससे तुम अपोनेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हो या फिर किसी आइटम की इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हो। और तभी सुयोशी अपनी आंखों से आंखें मिलाकर ryuga की तरफ देखता है और उसका स्टेटस बार उसको दिखाई दे देता है जिसमें उसका नाम ryuga होता है, टाइटल जनरल होता है, लेवल 84 होता है, बीस्ट मैन होता है, ग्रेट सोर्ड होता है और उसका जो वेपन होता है वो ग्रेड ए का जम्बाटो होता है। और वो सोचने लग जाता है कि डिवाइन आई, अच्छा तो मैं इससे अपोनेंट की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकता हूँ, तो ये भी एक फीचर है सिस्टम का, वाओ कमाल है। और उसको ऐसे आंखों में आंखें मिलाता हुआ देखकर ryuga सोचता है कि वो उसको चैलेंज कर रहा है। और ryuga बोलता है कि तू मामूली इंसान मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, मानना पड़ेगा तुम में हिम्मत तो है। और तभी ryuga अपनी तलवार उसके सामने कर देता है और वो बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है।
और एकदम से सुयोशी बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये कोई गलतफहमी हो रही है तुम्हें, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करने वाला। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं पागल नहीं हूँ कि मैं एक 84 लेवल के वॉरियर के साथ लड़ाई को। लेकिन ग्रेट जनरल रूगा उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और सुयोशी अभी भी बोल रहा होता है कि यार रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। फिर हमें वो लड़की दिखाई देती है जो कि बीस्ट मैन की थर्ड क्रिमिनल होती है, जिसको सुयोशी के बाद सजा मिलने वाली होती है। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये इंसान तो गया, जो ग्रेट जनरल रूगा है वो वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल में से एक है जो कि बीस्ट मैन के लिए काम करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक मामूली इंसान का उनके सामने टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो तो उसके एक अटैक से ही बीच में से कट जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है ryuga के उस लास्ट अटैक की वजह से बहुत बड़ा वहां पर विस्फोट हो चुका है। लेकिन तभी जब वो सीन वापस से शिफ्ट होता है वहीं पर, तो हम लोग देखते हैं कि सुयोशी ने डिवाइन हैमर को अड़ाकर ryuga के उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। लेकिन वो पीछे की तरफ खिसक जाता है क्योंकि उसमें पावर थोड़ी सी कम होती है, और वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है। और वो सोचता है कि क्या क्या मैंने इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन यार मेरे हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। यार मानना पड़ेगा, ये डिवाइन हैमर है तो बहुत मजबूत। और युगा भी शौक हो जाता है, वो बोलता है कि क्या इसने मेरे क्विक स्लैश को ब्लॉक कर लिया, लेकिन इसकी बॉडी मेरे अटैक से जो शॉक वेव पैदा हुई है उसको कैसे झेल सकती है, जबकि ये एक मामूली इंसान ही है। फिर युगा बोलता है कि तुम इस बार लकी थे कि डिवाइन हैमर ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। और सुयोशी बोलता है कि यार मेरी बात तो सुन लो, ये गलतफहमी है। और ryuga उसकी कोई बात सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और वो बोलता है कि अब सुनने को कुछ नहीं बचा है, और वो दोबारा से उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ryuga सुयोशी को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि पकड़ लिया। अब वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसको हवा में उछाल दूंगा और अपनी अर्थ एंड हेवन स्किल से इसको वहीं के वहीं खत्म कर दूंगा। और वो उसको हवा में फेंकने ही वाला होता है, लेकिन बीच में ही सुयोशी अपनी स्किल पैटर्न को देखता है, यानी कि स्किल स्टेटस को देखता है, और वो देखता है कि उसके पास एक रेप्लिकेट नाम की स्किल है। और वो सोचने लग जाता है कि क्या रेप्लिकेट स्किल। और फिर वो स्किल का स्टेटस देखता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें किसी की भी एक स्किल कॉपी करने का मौका मिलेगा, बस तुम अपोनेंट के हर्ट को फील कर लो तो। और फिर एकदम से सुयोशी सोचता है कि हर्ट को फील करूं, इसका मतलब दूसरे वर्ड में मुझे उनकी चेस्ट को टच करना होगा। और जैसे ही वो मतलब ryuga उसको उछालने वाला होता है हवा में, तभी सुयोशी उसकी चेस्ट को, उसकी निप्पल को टच कर लेता है। और ये कैसा रिएक्शन दे रहा है, वो ऐसे रिएक्शन दे रहा है जैसे शर्मा गया हो। लेकिन जैसे ही वो टच करता है, उसके सामने ryuga की सारी स्किल्स आ जाती हैं, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या यहाँ पर तो बहुत सारी स्किल हैं, मैं कौन सी वाली को कॉपी करूं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी ryuga गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तू गंदे इंसान, तू ये मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, हाँ। और ryuga बोलता कि ये ले मेरी अर्थ और हेवन स्किल और वहीं के वहीं खत्म हो जा। और ये बात सुनने के बाद हमारा सुयोशी भी बोलता है कि चलो इसी स्किल को कॉपी कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे हैमर के साथ सही बैठेगी। और वो उस स्किल को कॉपी कर लेता है, और वो उस स्किल को कॉपी करने के साथ साथ ryuga के ऊपर वही स्किल से अटैक करने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर ryuga बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और सुयोशी बोलता है कि मैं यहाँ पर मरना अफोर्ड नहीं कर सकता। और ryuga बोलता है कि क्या, व्हाट द हेल, ये मेरी स्किल को कैसे यूज कर पा रहा है, ये आदमी आखिर है क्या। और हम लोग देखते कि सुयोशी उसी की स्किल अर्थ एंड हेवन से उसके ऊपर बहुत जोरदार अटैक कर देता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे आसपास बहुत ज्यादा धूल उठने लग जाती है। और वहां पर खड़े सभी 20 लोग और वो लड़की जिसको सजा मिलने वाली होती है, वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं सुयोशी के इस अटैक को देखकर। और जैसे ही धुआं हटता है, रूगा निकल के आता है धुआं से, और वो बोलता है कि आ, और फिर बोलता है कि 1 मिनट, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने टच किया है बस, चोट तो मुझे कहीं पर फील ही नहीं हो रही। और यही बात सुयोशी भी नोटिस करता है कि व्हाट द हेल, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। तभी सुयोशी के सामने एक नोटिस आता है कि तुम्हारा लेवल अभी 3 है, तो तुम कितनी पावरफुल स्किल को इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसका इफेक्ट तुम्हारे लेवल के हिसाब से ही होगा। तो अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करो ताकि तुम्हारा इफेक्ट भी बढ़ सके। और ये नोटिस देखने के बाद वो दोनों लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इसने इतना पावरफुल अटैक किया तो था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। व्हाट द हेल। हम लोग देखते हैं कि ryuga के इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऐसे मजाक उड़ाने की। और वो अपनी तलवार उठाता है और सुयोशी के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी उसको किसी की आवाज आती है, और ये उनके बीस्ट किंग की आवाज होती है, जो कि बोलता है कि बहुत हो गया, रुक जाओ अब। और उसकी ऐसी आवाज सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि क्या बीस्ट किंग खुद इस मामले को हैंडल करने वाले हैं।
अब तो ये इंसान गया। और वो बीस्ट किंग अपने सिंहासन से नीचे की तरफ जंप करने लग जाता है। और जैसे ही वो जंप करता है नीचे की तरफ, वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है उसके मात्र जंप से ही। और वहां पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ने लग जाती है। और सुयोशी भी अपने हाथ को आगे अड़ा लेता है ताकि इसकी आंखों में धूल मिट्टी ना चली जाए। और जैसे ही धूल मिट्टी हटती है, हम लोग देखते हैं उनका जो 20 फ्लोक का किंग होता है, वो घुटनों पर आकर बैठ गया होता है सुयोशी के सामने। और ये सब कुछ देखकर 20 फ्लोक के सभी लोग वहां पर जितने भी होते हैं, वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या बीस्ट किंग एक मामूली इंसान के सामने घुटनों पर आ गया, ये आखिर कैसे हो सकता है। और वो बीस्ट किंग था कि तुम सच में डिवाइन हैमर द्वारा चूज किए गए हो, सैकड़ों नहीं हजारों सालों में तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसको डिवाइन हैमर ने चूज किया है। फिर बीस्ट किंग अपने फेलो बीस्ट लोग से बोलता है कि मेरे फेलो बीस्ट लोग, तुम लोगों को पता होगा कि हजारों सालों से डिवाइन हैमर को कोई भी नहीं उठा पाया, यहाँ तक कि मैं भी इसे नहीं उठा पाया था। लेकिन इस इंसान ने वो कर दिया। इस इंसान ने डिवाइन हैमर को उठा लिया। इसका मतलब यही है डिवाइन हैमर के द्वारा चूज किया गया, जो कि हमारे बीस्ट मैन का नया लीडर बनने वाला है। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके सभी बीस्ट मैन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है उसकी ये बात सुनने के बाद। और फिर बीस्ट किंग बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये सच में हमारा फ्यूचर लीडर है, तो हमें इसको मौका देना चाहिए एक टाइम के साथ ग्रो होने का। और उसकी ये बात सुनने के बाद सभी बीस्ट मैन आपस में बात करने लग जाते हैं कि हाँ यार, भविष्यवाणी में कहा तो यही गया है कि जो भी डिवाइन हैमर को उठाएगा वही हमारा नया लीडर बनेगा और हमारी स्पीशीज को आगे उन्नति की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन यार, ये तो कोई बीस्टमैन भी नहीं है, ये तो एक इंसान है, हम इसको कैसे अपना लीडर बना सकते हैं। और यही सेम बात ryuga भी बीस्ट किंग से बोलता है कि ये आदमी तो एक इंसान है, ये कोई बीस्टमैन नहीं है जिसने हमारे डिवाइन हैमर को उठाया है। फिर बीस्ट किंग गुस्से में ryuga की तरफ देखता है, साइड ग्लेयर देते हुए बोलता है, तो फिर इससे क्या, क्या भविष्यवाणी में ये मेंशन किया गया कि डिवाइन हैमर को उठाने वाला एक बीस्टमैन ही होना चाहिए? क्या तुम ये चाहते हो कि हमारी जो स्पीशीज को एक छोटी सी उम्मीद मिली है इस आदमी के द्वारा, तुम उसे भी नष्ट करना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि बीस्टमैन की जो स्पीशीज है वो तबाह हो जाए? और ये बात सुनने के बाद ryuga डर के मारे में बोलता है कि नहीं नहीं महाराज, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं हमारी स्पीशीज के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमारा जो लीडर है वो एक बीस्टमैन ही होना चाहिए, ना कि कोई इंसान। फिर वो बीस्ट किंग सुयोशी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था? फिर सुयोशी बोलता है कि मेरा नाम सुयोशी सुकीजो है। फिर बीस्ट किंग बोलता है, तो सुयोशी, क्या तुम अपने कंधों पर हमारी लीडरशिप की जिम्मेदारी लेना चाहोगे फ्यूचर में? अगर तुम हाँ करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तो मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ। 1 साल के अंदर अंदर तुम पावर गेन करो और यहाँ पर वापिस आओ, और मैं चेक करूंगा तुम्हारे साथ लड़ाई करके कि तुम यहाँ के लीडर बनने के लायक हो भी या नहीं। लेकिन अगर तुम 1 साल के अंदर अंदर वापिस यहाँ पर नहीं आए, तो मैं इस मेंटल मार्क का यूज करके तुम्हें हंट डाउन करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, चाहे तुम जहां भी हो। और इस सब से मेरी जो पब्लिक है वो भी सेटिस्फाइड रहेगी। तो तुम्हारा आंसर क्या है? क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? और सुयोशी थोड़ा सा सोच ही रहा होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, लेकिन तभी पब्लिक से आवाज आती है कि एक्सेप्ट कर लो उसे। और सुयोशी उसी आवाज की तरफ देखता है कि ये आवाज कहाँ से आई है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वही लड़की जो कि उनकी थर्ड विक्टिम होती है, जिसको डिवाइन पनिशमेंट मिलने वाली होती है, वो बोलती है एक्सेप्ट कर लो, यहाँ से फ्री हो जाओ और स्ट्रोंगर बनो और फिर वापस आओ। और फिर सुयोशी उस लड़की की तरफ देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसको मेरे बाद पनिशमेंट मिलने वाली होती है। और फिर सुयोशी अपने डिवाइन आई स्किल का इस्तेमाल करता है और वो उस लड़की का स्टेटस बार देखने लग जाता है, जिसमें उसका नाम नहीं होता, टाइटल नहीं होता, लेवल 72 होता है और ऑक्यूपेशन बीस्टमैन होता है और वो एक डैगर यूजर होती है। और वो लड़की बोलती कि यहाँ से जिंदा निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है, भगवान के चमत्कार को इग्नोर करने की कोशिश मत करो। और सुयोशी सोचता कि क्या लेवल 72, ये तो एक पावरफुल फीमेल वॉरियर है, लेकिन इसको क्रिमिनल मार्क क्यों किया गया है? और फिर सुयोशी उसकी तरफ स्माइल करता है और बोलता है कि थैंक यू तुम्हारे ओपिनियन के लिए। फिर सुयोशी उसकी बातों को सोचने लग जाता है अपने मन में कि हाँ यार, वो बोल तो सही रही है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी के लिए मुझे हाँ कर देना चाहिए, बाद में मैं अपनी दुनिया में जाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा, ये बचने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर वो बीस्ट किंग की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और बीस्ट किंग बोलता है कि क्या, एक कंडीशन? और सुयोशी बोलता है कि हाँ,
मेरी एक कंडीशन है कि मुझे वो लड़की भी चाहिए इस मेरे साथ में, मेरे इस सफ़र में, वो मेरे काम आ सकती है। और वो लड़की बोलती कि क्या? मैं? फिर सुयोशी सोचता कि हाँ, अब हम दोनों बिल्कुल इक्वल है, किसी पे किसी का कोई कर्ज नहीं है, क्योंकि सुयोशी ने उसकी जान बचा ली और उस लड़की ने उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला था इसीलिए। फिर हमें दिखाई जाती है एक ब्लू मून नाइट, जहाँ पर सुयोशी खड़ा होकर सोच रहा होता है, वो अपनी पुरानी ड्रेस में आ चुका होता है, उसी में जिसमें वो इस वर्ल्ड में आया होता है, और वो सोच रहा होता है कि मुझे जहाँ तक याद है मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी और तभी ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। मुझे लगता है कि ये सब कुछ इस बाउंडलेस रिंग की वजह से हुआ है। थैंक्स टू दिस रिंग कि उसने मुझे इतनी सारी एबिलिटी दे दी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाया। लेकिन अब मैं अपनी ओरिजिनल दुनिया में आखिरकार वापस कैसे जाऊँगा? तभी सुयोशी को पीछे से आवाज़ आती है कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है मास्टर, चलिए। और सुयोशी बोलता है कि क्या? मास्टर? कौन मास्टर? और तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है और वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं आपको सर्व करने वाली हूँ और आपको अपने मास्टर के तौर पर अपनाने वाली हूँ। और उसकी ये बात सुनने के बाद सुयोशी थोड़ा-सा गलत इरादे के साथ उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कुछ-कुछ सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि इतनी क्यूट सी दिखने वाली लड़की अब से मुझे सर्व करेगी, वॉव! लेकिन तभी वो अपने आप को सँभाल लेता है और वो बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे वर्ड्स ने पहले मेरी मदद की थी इसलिए मैंने तुम्हें उन लोगों से बचा लिया, तो अब हम लोग इक्वल हैं। अब से हम एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कुछ नहीं। तो मुझे मास्टर-वास्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़की बोलती कि तुम्हें नहीं पता कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा मैटर करता है। आपने मुझे सेकंड लाइफ दी है मेरे मास्टर। आज तक कोई भी मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप इतने लोगों के बीच में भी मेरे लिए खड़े रहे। तो प्लीज़ मुझे अपने आप को मेरा मतलब आपको मास्टर कहने दीजिए प्लीज़। और वो इतने प्यार से पूछ रही होती है सुयोशी से कि सुयोशी भी रेज़िस्ट नहीं कर पा रहा होता। फिर वो सामने आकर उससे बोलने लग जाती है कि आपका जो अपीयरेंस है, उस टाइम पर आना जहाँ पर मेरी लाइफ़ खत्म होने वाली थी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और अब मैं अपना सब कुछ आपके लिए समर्पित करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे आपको मास्टर बुलाने दीजिए। और फिर सीओसी थोड़ा-सा शर्मा जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे मास्टर बोल सकती हो, कोई बात नहीं। फिर वो अपने रास्ते पर निकलने के लिए बोलती है कि चलो फिर मास्टर, हम लोग वैसे भी लेट हो रहे हैं। अपने कदम थोड़ा-सा सँभाल के बढ़ाना क्योंकि आगे अंधेरा हो चुका है। और फिर सीओसी एक लंबी-सी साँस लेता है और बोलता है कि क्या यार, कितना शानदार दूसरी दुनिया है यार, मज़ा आ गया। लेकिन तभी एकदम से सुयोशी को होश आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं, नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, करीना मेरा वेट कर रही होगी अभी भी। तभी उसके सामने एक और नोटिफ़िकेशन आती है कि बाउंडलेस स्पेसेज अब अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसका कूल डाउन टाइम पूरा 24 आवर है। फिर सुयोशी को याद आता है कि अरे हाँ, बाउंडलेस पैसेज के रास्ते से ही तो मैं इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होके आया था। अगर मैं उसी सेम रास्ते का इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। फिर वो उस अंगूठी की तरफ देखता है और बोलता है कि ओपन बाउंडलेस पैसेज। और फिर सोचता है कि क्या यही सही रास्ता है ना? फिर उसकी अंगूठी चमकने लग जाती है और वही सुनहरे पोर्टल को खोलने लग जाते हैं और उसको शक करने लग जाती है सुयोशी को उसके अंदर। और सुयोशी बोलता है कि फाइनली मैं अब घर जा सकता हूँ। और तभी वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है कि मास्टर, मास्टर कहाँ चले गए? और हम लोग देखते हैं कि सुयोशी उसी पोर्टल के अंदर खींचा जा रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ, यही वो फीलिंग है जो स्पेस और टाइम में मेरे शरीर को खींच रही थी उस टाइम पर। फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ। और फिर सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है और सुयोशी वापस से उसी कुएं में आ जाता है जहाँ से वो दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुआ था। और फिर वो बोलता है क्या मैं वापस आ गया हूँ? और फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ उसी जगह पे। फिर वो अपनी अंगूठी की तरफ देखता है और अपने स्टेटस बार को खोलने की कोशिश करता है और वो देखता है कि यस, उसे जो दूसरी एबिलिटी मिली थी दूसरी दुनिया में, वो इस दुनिया में भी काम कर रही है। फिर वो देखता है उसकी इन्वेंटरी में और वो देखता है कि डिवाइन हैमर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर से उसी के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि जो पर्सनल स्टेट है वो दोनों दुनियाओं में सेम काम करेंगे, लेकिन वेपन काम नहीं करेंगे। उनका यूज करने के लिए पहले उन्हें डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंटरी में रखना होगा। और सीओसी सोचने लग जाता है कि जबकि लेवल और स्टेट दूसरी दुनिया में शेयर किए जा सकते हैं और मैं डिवाइन हैमर को भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी कॉन्शियसनेस इन्वेंटरी में है। वेट अ मिनट, मैं अपने लेवल 3 के साथ डिवाइन हैमर को यूज कर भी सकता हूँ। और फिर उसके ऊपर, उसके कुएँ के ऊपर वही लोग आ जाते हैं और वो बोलता है, "अरे क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, ये केव क्लोज़ होने वाली है। तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो?" फिर सुयोशी बोलता है कि, "तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कई घंटों से गायब हूँ, तुम लोगों को तो यहाँ से निकल जाना चाहिए।" और फिर सुयोशी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? मैंने दूसरी दुनिया में कम से कम 4 से 5 घंटे बिताए होंगे, तो ये लोग यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उनकी टीम का लीडर बोलता है कि, "जल्दी करो और बाहर आ जाओ, बकवास करना बंद करो। अगर ये केव बंद हो गई तो हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फँस जाएँगे, समझ गए तुम?"
और फिर शियोशी ऊपर चढ़ते-चढ़ते अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि जब मैं दूसरी दुनिया में गा गया था, तो यहाँ पर टाइम पूरे तरीके से फ्रोज़न हो गया था मेरे लिए। मतलब यहाँ पर टाइम रुक गया था। ये तो बिल्कुल किसी मानवा की तरह हो रहा है, जैसे मानवा में टाइम रुक जाता है उसी तरीके से। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस दुनिया में हूँ, तो उस दुनिया का टाइम भी मेरे लिए रुक चुका है? जब मैं वहाँ पर जाऊँगा, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ पर मैं अभी छोड़ के आया हूँ। और ओरिजिनली इस बाउंडलेस रिंग का आखिर ओनर है कौन? और हमें वो स्केलेटन का हाथ दिखाया जाता है, जो कि अभी हमें नहीं पता चल सकता क्योंकि ये मानवा का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है, लेकिन यही इसका ओरिजिनल पर होगा। लेकिन जैसे ही सोशी बाहर आता है, वो एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि अरे सर जी, कल ही है ना वो अवेकनिंग टेस्ट, है ना? और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कल के अवेकनिंग टेस्ट को लेकर।